तो आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहले द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना है बेटा टिश्यूज। टिश्यूज। थर्ड इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। Number 4 is, afterwards you have to study about the diversity in living world. Diversity in living world. Next is, why do we fall ill? Why do we fall ill? And last is natural resources. These are the entire chapters which is going to be covered in the session of 9th chapter. My dear students, आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में इसमें आइडिया होगा। थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट द सेल। सेल के बारे में, सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? सेल वो सबसे छोटी इकाई है जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती है। इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, उसके बारे में अभी मैं आपसे इसके बारे में जिक्र करूंगा। सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स का क्या काम होता है, सेल्स कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरी बात आपको बताएंगे टिश्यूज। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, उनकी बॉडी में ऑर्गन जो बने होते हैं बेटा टिश्यू से बने होते हैं। टिश्यू बने होते हैं सेल से। तो सेल और टिश्यू में क्या रिलेशन है, टिश्यू को क्या कहते हैं? टिश्यू को अगर डिफाइन करें, an organized group of similar cells which perform same function and must have a common origin, ये टिश्यू की डेफिनेशन होती है। इसका क्या, इस बात की वजाहत मैं आपको अभी कुछ लेक्चर्स में करूंगा। ये चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसमें हम आपको बताएंगे कि बेटे इंसानी जो पॉपुलेशन है, इंसान की जो पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए हमें फूड की जरूरत है। आप और मैं बहुत सारी वेज और नॉन वेज चीजों पर आप डिपेंड करते हो, आप प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। हम और आप ऑमनिवोर्स हैं, हम लोग प्लांट्स पर भी डिपेंड होते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो जाहिर है ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें इस फूड प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किस तरह से एग्रीकल्चर को बेहतर बनाया जाए, किस तरह से फार्मिंग को बेहतर बनाया जाए, किस तरह से एनिमल हस्बेंड्री की जाए, एनिमल का प्रोडक्शन किस तरह से बेहतर किया जाए, वो आपको इस चैप्टर में बताऊंगा, जिसका नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फिर उसके बाद है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अल्लाह ताला ने जमीन पर जो मखलूक पैदा की है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म अगर अर्थ पे कोई है तो वो पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा अभी तक हो सकता है, इससे छोटा भी कोई हो, लेकिन इंसान जहां तक अभी तक उसकी रिसर्च है, जो तहकीक है, उससे अभी तक ये पता चला है, अभी तक का सबसे छोटा जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर लाइफ है, वो पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी ऑर्गेनिज्म है अगर देखा जाए तो ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, तो ये ब्लू व्हेल्स और माइकोप्लाज्मा के बीच में इतनी सारी लाइफ फॉर्म है, करोड़ों स्पीशीज है, जिसको हम बहुत सारी स्पीशी को हम जान पाए हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी इंसान की तहकीक से बाहर हैं, इंसान की स्कोप से, इंसान रिसर्च से बाहर हैं, डिस्कवरी से बाहर हैं। अभी तक हम उसको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे चरिंद परिंद दरिंद, बहुत सारे पानी के अंदर, बहुत सारे हवा में, बहुत सारी ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं, बहुत सारे को नहीं जानते हैं। तो उसके बारे में हम इसमें बताएंगे कि इतनी सारी खुदा की मखलूक को हम कितनी किंगडम में बांटते हैं। आपको 5 किंगडम के बारे में बताऊंगा। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमलिया। ये 5 किंगडम के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर में हम बताएंगे हेल्थ का मतलब क्या होता है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इसकी तारीफ बयान की है, जो उसकी परिभाषा दी है, उसमें कहा गया है हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर आपके सारे पैरामीटर, चाहे वो फिजिकल पैरामीटर हो, मेंटल पैरामीटर हो, सारे पैरामीटर फिट हैं तो आप हेल्दी हैं।
अगर एक भी पैरामीटर लैक कर रहे हैं तो आप हेल्दी नहीं है। तो आपको इस टॉपिक में मैं बताऊंगा बेटा हम बीमार क्यों पड़ते हैं, और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इम्यून सिस्टम के बारे में। आपके अंदर नेचर ने, खुदा ने आपको जरासीम से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कीटाणुओं से लड़ने की एक एबिलिटी दी है, उसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम ये आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जो आपको बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। वो कैसे लड़ता है वो बात आपने कोरोना के पीरियड में बात बहुत बार सुनी होगी कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, या कोरोना उन लोगों को हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको कोरोना हुआ है, उनको कोविड हुआ है। तो बच्चों ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, और कौन सी बीमारियां हैं और कौन सी बीमारियों के मुतालिक हमारी और आपके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। गलतफहमियां क्या है? जैसे अगर कैंसर का पेशेंट है, आप कैंसर के पेशेंट के साथ खाना खाना शेयर कर लें, उसका पानी शेयर कर लें, तो कुछ लोगों के अंदर ये माने, कुछ समझते हैं कि शायद वो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। एचआईवी इंफेक्टेड पर्सन के साथ अगर आप खाना शेयर कर लें, पानी शेयर कर लें, तो उससे आपको कुछ लोग समझते हैं कि शायद हमें भी इंफेक्शन हो जाएगा। तो वो सारी बातें भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज, किस बात से बीमारी, इनफैक्ट कौन सी बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफर होती है, कौन सी नहीं होती है, वो बात करेंगे। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा इस जमीन पर अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत सारी रिसोर्सेज मुहैया कराई हैं। पानी है और बहुत सारी रिसोर्स, पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है, बहुत सारी रिसोर्स आपको और मुझे दी गई। इन रिसोर्सेज को जुडिशियस यूज कैसे करना चाहिए, और इंसान एक अर्थ के ऊपर सबसे खुदा की ऐसा खुदगर्ज क्रीचर है, सेल्फिश क्रीचर है, जिसने अपनी नीड के हिसाब के लिए इन रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट किया है। ओवर एक्सप्लॉइट करने की वजह से आज हमें बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। क्या से? जैसे आपने सर नाम होगा वाटर लेवल, जमीन का जो वाटर लेवल है वो ग्रेजुअली डाउन होता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पानी की कमी है, पानी नहीं मिल पा रहा। तो पहले बोरिंग से पानी आता था, वहां पे पानी अवेलेबल नहीं है, वहां पर अलग टैंकर से पानी मुहैया कराया जा रहा है। तो इसका मतलब ये पानी एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, हमें इसको कैसे कंजर्व करना है, इंशाल्लाह हम इस सारे बारे में बातें करने वाले हैं। तो बेटा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपके सिलेबस का। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम क्या है? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मेरे बच्चों सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा लाइफ क्या है। पहले हम लाइफ को डिफाइन करेंगे कि लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब। जब हम बार बार कह रहे हैं लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इज लाइफ, किस चीज में जान है, जान किसको कहते हैं, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बच्चों ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आप बच्चों के अंदर है, मेरे अंदर है, इस टेबल में नहीं है, चेयर में नहीं है? मूवमेंट। एक बच्चे ने बताया कि सर हमारे अंदर मूवमेंट है, और आपके अंदर ऐसा क्या है जो इस टेबल में, इस चेयर में नहीं है? इस बच्चे ने कहा रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और ऐसा क्या है जो आपके अंदर, मेरे अंदर है, पौधों में है? जी बेटा, रेस्पिरेशन। उसके लिए करेक्टिव टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म। एक ग्रोथ भी किसी ने बताया, और जी रिप्रोडक्शन, शाबाश, रिप्रोडक्शन, और डेथ। ये सारे के सारे फीचर जो आप बच्चों ने बताए हैं, जिंदा होने की पहचान है कि आपके अंदर ये सारे फीचर्स मौजूद हैं। लाइफ जिसके अंदर है वो सारी ये फीचर्स हैं। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब है बेटा, मूवमेंट लोग मनुष्य जितने भी जानदार खुदा की मखलूक है उनके अंदर किसी तरह किसी टाइप की मूवमेंट होती है। एनिमल्स में मूवमेंट लोकोमोशन होता है। पौधे में कुछ ऐसे पौधे हैं जो एक जगह से तो नहीं जाते, हिलते नहीं है, लेकिन उनके अंदर प्लांट्स में, उनकी लीव्स में, उनके स्टेम में, उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम के अंदर मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट उनके अंदर बाहर हो रहा होता है, तो मूवमेंट होता है। अच्छा दूसरी बात ये बताओ, मूवमेंट एनिमल्स के अंदर भी होता है, आपके अंदर भी होता है। मूवमेंट हमारे अंदर, आपके अंदर होता है। क्यों होता है बेटा? मूवमेंट होता है हमारे अंदर, मूवमेंट हो रहा है, आपके अंदर मूवमेंट हो रहा है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे एक जानवर है, एक टाइगर है,
एक जंगल में है, वो भूखा है, वो बाहर निकला और उसने जाके शिकार किया और उसको खा गया। प्रीडेटर मतलब प्रे का शिकार करके उसको खा गया, तो उसका मतलब वो उसका मूवमेंट हुआ किस चीज के लिए? फूड को, अपनी फूड को पूरा करने के लिए। भूखा था तो फूड को पाने के लिए, रिसोर्सेस को पाने के लिए। कभी कभार होता है मेरे बच्चों रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन कभी कभार कुछ ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे जो मेंढक होता है, जो फ्रॉग होता है, बारिश के दिनों में टर्टल की आवाजें निकालता है। टर्टल की जो आवाजें क्रॉकिंग साउंड निकालता है वो एक्चुअल में मेटिंग कॉल्स होती है। वो फीमेल को बुला रहा होता है मेटिंग के लिए। तो वहां पर मूवमेंट जो हो रहा है वो रिप्रोडक्शन के लिए हो रहा है। कभी कभार हार्श कंडीशन से बचने के लिए भी होता है। क्या मतलब? आपको मालूम है हर साल साइबेरियन बर्ड्स उड़कर इंडिया आती हैं। क्यों आती है भाई? वहां की कंडीशंस इतनी ज्यादा हार्श हो जाती है, रहना मुश्किल, खाना बड़ा मिलना मुश्किल होता है इतनी लो टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से वो माइग्रेट करके अपने हैबिटेट को बदल लेती हैं थोड़े वक्त के लिए, फिर उसके बाद उड़कर वापस पहुंच जाती हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट है रिसोर्सेज को पाने के लिए, तो ये जितने भी जानवर हैं उनके अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। फिर है बेटे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। बेटा स्टिमुलस कहते हैं एक्शन को। कोई भी एक्शन जब एक्शन होता है तो उसको स्टिमुलस कहते हैं। और स्टिमुलस देने पे अगर वो जानदार है, वो ऑर्गेनिज्म है, तो वो रिस्पॉन्ड करता है। कैसे? जैसे अगर आपकी बॉडी पे गर्मी का एक्सपोजर होगा, गर्मी का प्रभाव पड़ेगा, गर्मी का असर होगा, तो यहां पर गर्मी, हॉट एयर आपकी बॉडी के ऊपर एक स्टिमुलस का काम कर रही है और आपके जिस्म से स्वेटिंग जो हो रही है वो एक टाइप का क्या है? रिस्पॉन्स। गर्म हवा का एक्सपोजर स्टिमुलस, आपकी बॉडी से स्वेटिंग का होना रिस्पॉन्स। आपकी बॉडी पे ठंडी हवा का एक्सपोजर हुआ तो स्टिमुलस, आपकी बॉडी में स्वेटिंग स्टार्ट हो गई, आपको कपकपी लगती है, आप शिवर करते हो, रिस्पॉन्स। इसके अलावा एक होता है मेरे बच्चों मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज इन अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर, एक जानदार के अंदर जितनी भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको मिला के हम कहते हैं क्या? मेटाबॉलिक। अब आपने सुना होगा ये एनाबॉलिक क्या है और कैटाबॉलिक है, मैं इसको समाप्त करता हूं। मेरे बच्चों कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंपल चीजों को यूज करके कोई कॉम्प्लेक्स चीज बनाई जाए, वो बनाने के प्रोसेस को कहते हैं कौन सा प्रोसेस? एनाबॉलिक। और ब्रेक डाउन, तोड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक। जैसे अगर मैं कहूं पौधे, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, तो बनाने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? एनाबॉलिक। और आपकी बॉडी में डाइजेशन होता है, आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन के दौरान हम मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, डाइजेशन के दौरान फूड को तोड़ते हैं, तो तोड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक। तो आप हर जानदार के अंदर कुछ एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं, इन दोनों को मिलाकर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक मिलाकर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? लिविंग सिस्टम का। जिसके अंदर लाइफ होगी उसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी होगा। फिर आते हैं ग्रोथ की तरफ। मेरे बच्चों ग्रोथ का मतलब होता है इरिवर्सिबल चेंज। किसी भी बॉडी में एक ऐसा चेंज आए जो वापस लौटे ना। इरिवर्सिबल चेंज इन द मास, इन द साइज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रोथ। क्या मतलब? आपने जब इस दुनिया में आंखें खोली थी उस वक्त आपकी बॉडी का हार्ट, आपका लिवर, आपकी किडनी, आपकी हड्डियां, आपका ब्रेन, हर बॉडी के पार्ट का साइज छोटा था। अब ग्रेजुअली आपकी बॉडी के हर पार्ट में प्रोपोर्शनल ग्रोथ स्टार्ट हो गई। आपकी बॉडी के हर ऑर्गन का साइज बढ़ गया। तो ये जो चेंज आया है आपके मास में, आपके साइज में, इसको क्या कहेंगे बेटा? ग्रोथ। बच्चों क्या ग्रोथ का भी नेगेटिव हो सकती है? कैसे बेटा? क्या ग्रोथ कभी नेगेटिव हो सकती है? बेटा आपकी बॉडी में रोजाना कुछ सेल्स बन रहे हैं और कुछ सेल्स की डेथ भी हो रही होगी। आपकी बॉडी में अभी जो ग्रोथ सेल, नंबर ऑफ सेल जो बढ़ रहे हैं वो ज्यादा हैं और डेथ होने वाले कम हैं। किसी बुजुर्ग पर्सन के अंदर, किसी ओल्ड पर्सन के अंदर
आपके घर में आपके दादा दादी हैं होंगे, नाना नानी होंगे, उनके अंदर जो सेल्स बन रहे हैं वो कम है और डिस्ट्रॉय होने वाले सेल्स ज्यादा हैं, तो उनकी नेट ग्रोथ नेगेटिव में आती है। समझ आ रही है बात? उसके बाद ग्रोथ करें, आपको बताया। फिर है रिप्रोडक्शन। री मतलब होता है दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब बनाना। हर जानदार खुदा की मखलूक जो है उसके अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, यूजुअली उनके अंदर ये प्रॉपर्टी देखी जाती है कि वो अपने जैसे दूसरे ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, दूसरे ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ये आपने सुना होगा कुरान के अंदर, ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा किया, फिर तुम्हारी पॉपुलेशन को बढ़ा दिया और तुम्हें कबीलों में बांट दिया, तुम्हारी पॉपुलेशन को बढ़ा दिया ताकि तुम आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करो। तो पॉपुलेशन बढ़ती कैसे है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। बेटा रिप्रोडक्शन होगा तो ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएगा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक नाम सुना होगा, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, जमीन पे से लुप्त हो जाएगी अगर उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन होना एक अहम जरूरी प्रॉपर्टी है हर जानदार की, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन होता है ताकि वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या? डेथ। डेथ का मतलब होता है एक बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स होते हैं उनके बीच में जो तालमेल है, जो कोऑर्डिनेशन है, अगर वो ब्रेक होता है तो उसको डेथ कहते हैं। आपने कुरान में सुना होगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार जिसके अंदर लाइफ है उसकी डेथ होनी लाजमी है। डेथ हर नफ्स के अंदर, जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर लाइफ है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसान हो, जिसके अंदर लाइफ है उसके अंदर डेथ होनी लाजमी है। तो जो सारे के सारे फंक्शन, ये सारी का प्रॉपर्टी जिस बॉडी में पाए जाएंगे, हम कहेंगे उसके अंदर क्या मौजूद है? लाइफ। और सबसे छोटी वो इकाई, सबसे छोटा वो स्ट्रक्चर, सबसे छोटी वो बॉडी जिसके अंदर ये सारे के सारे फीचर पाए जाते हैं, वो क्या है? इसलिए मेरे बच्चों को सेल को क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो, अगर मैं इसको एक हायरार्की के फॉर्म में समझाऊं आपको, एक सबसे पहले एटम आपको मालूम है जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो कॉलॉइड्स बनते हैं, कॉलॉइड से ऑर्गेनेल्स बनती है, ऑर्गेनेल से बनता है सेल, सेल से बनती है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से बनती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनती है स्पीशी, स्पीशी से बनती है कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और होते होते वो बायोस्फीयर तक पहुंच जाता है। लेकिन हमने आपको कहा सेल, हमने कहा सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बच्चों? क्योंकि जो अभी सारी फीचर्स मैंने आपको बताई थी, सबसे छोटा वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर ग्रोथ भी है, मेटाबॉलिज्म भी है, रिप्रोडक्शन भी है, मूवमेंट भी है और डेथ भी है, वो कौन सा है? अगर आप इससे नीचे जाते हैं ऑर्गेनेल्स में और कोलॉइड्स में, मॉलिक्यूल्स में, एटम में, वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं है जो अभी आपको बताएंगी। इसलिए हम सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ऑर्गेनेल को नहीं कहते, एटम को नहीं बोलते, मॉलिक्यूल को नहीं बोलते। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एटम को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं कहते, तो आप बताएंगे एटम एक छोटा स्ट्रक्चर तो है, एक मैटर का स्ट्रक्चर तो है, लेकिन उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज जो लाइफ को डिफाइन करती हैं वो प्रॉपर्टीज नहीं है। इसलिए हम एटम को यूनिट ऑफ लाइफ नहीं कहते। सबसे छोटा वो स्ट्रक्चर जिसकी लाइफ की प्रॉपर्टीज है वो सेल है। जी सर, जो सेल के नीचे जी, सेल से नीचे ऑर्गेनेल हो, कोलॉइड हो, ये सब हम इसको, मेरे बच्चों, जो भी आपके आसपास जो चीजें हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग और डेड। लिविंग, नॉन लिविंग और डेड क्या मतलब? आप और मैं लिविंग है, प्लांट्स आर लिविंग, बैक्टीरिया आर लिविंग, तो ये लिविंग है। ये प्लास्टिक की चेयर है, ये नॉन लिविंग है। बहुत सारी चीजें आपके आसपास नॉन लिविंग।
लेकिन ये बताओ ये क्या है? है ये टेबल किस चीज की बनी है? वुड की बनी है। और ये वुड, ये लकड़ी किसी टाइम में एक पेड़ का पार्ट था, तो इसलिए ये किसी टाइम में लिविंग है, अब डेड है। तो इसलिए लाइफ के अंदर होने की बेसिस पर हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग और डेड। आपके बाल लिविंग है, नॉन लिविंग है? आपके बाल डेड हैं, आपके बाल डेड हैं, आपके नेल्स डेड हैं। आपके जब नेल्स काटते हो या बाल काटते हो तो आपको दर्द नहीं होता है, लेकिन बालों को पुल किया जाए या नेल्स को पुल किया जाए तो दर्द होता है। इसका मतलब ये हुआ आपकी बालों की रूट्स, आपके नेल्स की रूट्स तो लिविंग है, लेकिन जो ग्रो कर रहे हैं वो डेड है। समझ आ रही है बात? क्लियर है? सब बच्चों को समझ आ रहा है? ओके। अब मेरे बच्चों को सेल है, सेल के बारे में थोड़ी सी बात जानते हो। मैंने कहा सेल वो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो एक लिविंग बॉडी में पाया जाता है वो सेल है। कभी आपने सेल खाया? कभी सेल खाते हो? ये बताओ, आप कुछ भी वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं, आप लौकी खाते हो, आप पालक खाते हो, तो आप कुछ भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वेज कंज्यूम करें या नॉन वेज कंज्यूम करें, तो आप बेसिकली सेल्स खाते हो। वो सेल्स आप कंज्यूम कर रहे हैं बॉडी के। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम और आप सेल्स कंज्यूम करते हैं, तो हर फूड के अंदर हम सेल्स कंज्यूम करते हैं। अगर आप वेज है, अगर आप नॉन वेज ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग चिकन, चिकन का मतलब यू आर कंज्यूमिंग मसल्स, आप मसल्स खा रहे हैं। मसल्स किस चीज की बनी है? सेल्स की। इसलिए प्लांट या वेज या नॉन वेज जो भी फूड होगा उसके अंदर सेल्स होते हैं। बात समझ आ गई बेटा? ओके। अब सेल के बारे में मैं आपको बता रहा था, सेल की बात बताऊं। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले आपने सुना होगा रॉबर्ट हुक। आपको देखा होगा किसी बॉटल के अंदर कॉर्क लगी होती है, जो हिंदी में कहा जाए गांठ लगी होती है, कॉर्क लगी होती है। शीशे की बॉटल में कई बार देखा होगा दवाई वगैरह मिलती है तो उसमें कॉर्क लगी होती है। कॉर्क जो है वो टुकड़ा है प्लांट का। अगर उसका सेक्शन काटा जाए, उसका पतला स्लाइस करके सेक्शन काट के उसको माइक्रोस्कोप में जब देखा जाएगा, तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क सेल्स को जब देखा तो उसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट नजर आए, हनी बी की तरह। जैसे हनी बी का, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरह के बहुत सारे कंपार्टमेंट नजर आए। किसको? रॉबर्ट। तो पहली बार रॉबर्ट हुक ने उन सेल्स को देखा था, एक किसमें? कॉर्क सेल्स में। कॉर्क सेल्स के अंदर डेड सेल्स को देखा था। लेकिन एक नाम सुना होगा आपने, एंटन लेवनहुक। एंटन लेवनहुक, इन्होंने पहली बार एक जिंदा सेल को ऑब्जर्व किया था। एक पॉन्ड में से, पॉन्ड के पानी में से जब उठा के उसको माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज किया तो उसमें जिंदा सेल्स, लाइव सेल्स को पहली बार अगर किसने देखा था? उन्होंने, एंटन लेवनहुक। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को देखा था, इन्होंने किसको देखा था? लाइव सेल्स, जिंदा सेल्स को पहली बार देखा था। और बच्चों आपको पता है आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, जैसे पूरा बॉडी सेल से बना है, ठीक है, लेकिन एक पर्सन थे, इनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। उन्होंने ग्रीक स्टेटमेंट में कहा था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उसमें कहा गया था, अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा उन्होंने? ओमनिस सेलुली सेलुला। ओमनिस सेलुली सेलुला, इसका मतलब होता है कि नए सेल्स पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही वजूद में आते हैं। नए सेल्स अचानक नहीं आकर के, पुराने वाले सेल्स से ही इवॉल्व होते हुए नए सेल्स बनते हैं। अगर हम बात करें आपका मेरा वजूद, आपका मेरा एग्जिस्टेंस, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारी पूरी बॉडी पहले अल्टीमेटली एक सेल से थी जिसका नाम था जाइगोट। हम अपनी मदर की बॉडी में जब थे तो एक जाइगोट की फॉर्म में थे ना, उसके बाद वो जाइगोट डिवाइड करता गया, उससे सेल्स बनते गए और हमारी पूरी बॉडी वजूद में आ गई है। तो इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जो नए सेल्स बनते हैं पुराने सेल्स से ही इवॉल्व होते हैं।
इसी का नाम है omni cellular cells arise from pre-existing cells, new cells arise from pre-existing cells. ये बात इन्होंने कही थी omni cellular. बात समझ आ गई? जब ये बात हुई हो गई, जब सेल की डिस्कवरी इन्होंने कर ली और रुडोल्फ विर्चो ने कहा सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो उसके बाद दो लोग थे, शायद सुना हो आपने, श्लीडर एंड शॉन. श्लीडर एंड शॉन ये दो लोग थे. तो इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम था सेल थ्योरी. इन्होंने एक सेल थ्योरी प्रपोज की श्लीडर एंड शॉन, और उसमें कहा गया कि जितने भी खुदा की मखलूक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे सेल से बने होंगे. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. लेकिन कुछ जगह यहां पर कुछ बातों पे कॉन्ट्राडिक्शन भी है. आपने एक वर्ड सुना है वायरस. वायरस के ऊपर क्वेश्चन मार्क बनता है कि वायरस को लिविंग भी कहा जाता है, नॉन लिविंग भी कहा जाता है. वायरस के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं कि वायरस जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको बॉटल में बंद करके क्रिस्टलाइन फॉर्म में आप सालों तक रख सकते हैं. यानी वो एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा. जब वो होस्ट बॉडी में पहुंच जाता है तो वो होस्ट की मशीनरी में मल्टीप्लाई होने लगता है और उसके अंदर लिविंग प्रॉपर्टीज दिखने लगती हैं. तो इसलिए वायरस के ऊपर एक क्वेश्चन मार के उसको लिविंग कहा जाए या नॉन लिविंग कहा जाए, क्योंकि इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती है. हाँ बेटा कुछ कह रहे हैं. तो वायरस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, लेकिन वायरस के अंदर थोड़ी सी अलग बात हम करेंगे. इसीलिए वायरस को आज तक डिसाइड नहीं किया जा सका है कि वायरस को कहां रखा जाए. वायरस को बैक्टीरिया के किंगडम में रखें, वायरस को प्लांट के किंगडम में रखें, एनिमल के किंगडम में रखें, मोनरा में रखें, कहां रखें, आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाया, क्योंकि वायरस के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज है, लिविंग और. मेरे बच्चों को भी बात समझ आ रही है? ओके. देन वायरस के बाद, अच्छा ये तो हुई बात सेल थ्योरी की. सेल थ्योरी में पहली बात यही, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और दूसरी बात न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. दो बातें इसमें शामिल हैं मेन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. लेकिन एक बात यहां सोचो बच्चों, सेल थ्योरी में यह कहा गया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं अर्थ के ऊपर लाइफ को शुरू करने वाला जो पहला ऑर्गेनिज्म था, शायद पहला ऑर्गेनिज्म जिससे लाइफ स्टार्ट हुई है, शायद वो साइनोबैक्टीरिया था, जिसको आम जबान में कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी. साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी पहली अर्थ के ऊपर सबसे पानी में लाइफ शुरू हुई करने वाला ऑर्गेनिज्म है साइनोबैक्टीरिया. तो अगर साइनोबैक्टीरिया पानी में पहला ऑर्गेनिज्म है तो इससे पहले तो लाइफ ही नहीं. साइनोबैक्टीरिया से पहले तो लाइफ नहीं थी. तो सेल थ्योरी के अंदर ये कहा गया न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो साइनोबैक्टीरिया से तो पहले कोई सेल नहीं था. तो वो वजूद में आया, तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क बनता है. इसके ऊपर ये सोचने का, ये यहां पर सोचना जरूरी है कि न्यू सेल्स पुराने सेल से आएंगे, लेकिन साइनोबैक्टीरिया पर आप पहला सेल कह रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया का पहला सेल कह रहे हैं, तो उससे पहले तो लाइफ नहीं थी. तो ये साइनोबैक्टीरिया कैसे आ गया? तो यहां पर ये बात गलत प्रूव हो जाती है. मेरी बात कुछ समझ आ गई? अब मेरे बच्चों यहां पर ये सेल के बारे में कुछ बताकर अब मैं आपको ये बात बताने वाला हूं कि सेल्स, आपकी बॉडी में सेल्स बहुत सारे काम करते हैं. सेल्स का जो शेप होता है, जो सेल का डायमेंशन होता है, सेल का जो आकार होता है, हमारी बॉडी में अलग अलग होता है. देखो, आपकी चीफ के सेल्स का शेप अलग है, आपके लिवर के सेल्स का शेप अलग है, आपकी किडनी के सेल्स का शेप अलग है, आपके हार्ट के, आपके मसल्स के, आपकी बॉडी के हर ऑर्गन के सेल्स का आकार, उसका शेप, उसका डायमेंशन अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन. और कौन से सेल को कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, उसके बेसिस पर, उसके बिना पर सेल्स के अलग अलग शेप, अलग अलग टाइप, अलग अलग डायमेंशन होते हैं. मेरी बात कुछ समझ आ रही है दोस्तों? आपको मालूम है आपके जिस्म के अंदर एक सेल होता है न्यूरॉन, नर्व सेल.
उसको अल्लाह ताला ने इस तरह से डिजाइन किया है कि उसके अंदर जैसे एक वायर में करंट पास ऑन होता है, इसी तरह से उसमें चार्जेस जंप करके जाते हैं, इसी तरह से उसमें कंडक्शन, वो कंडक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। आपकी किडनी के अंदर जो सेल्स हैं वो फिल्टर करने के लिए मकसद से डिजाइन किए गए हैं। आपके कुछ सेल्स प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपके मसल्स के सेल्स कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपकी बॉडी में कुछ सेल्स सिक्रीट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो आपकी बॉडी में अलग अलग जगह जो सेल है वो फंक्शन के बिना पर, उनके फंक्शंस के बिना पर उनका शेप, उनके डायमेंशन अलग अलग है। मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है? आगे सुनिए।